ज़ूम इन में आपका स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में यह सवाल लेकर आए हैं कि ये जो कोविड-19 कोरोना वायरस है, इससे जो लड़ाई चल रही है, इसमें भारत किस मुकाम पर है? क्या वह कामयाब है इसमें, या उसमें वह सिरे से नाकाम है? यह सवाल इसलिए उठा है क्योंकि हमारे सामने इस संबंध में दो तरह की कहानियाँ हैं, दो तरह के नैरेटिव्स हैं। एक नैरेटिव हम लोग सरकार से सुनते हैं जिससे काफ़ी भरोसा बंधता है, जिससे ये लगता है कि हम लोग भारत ने इस लड़ाई में बहुत अच्छी उपलब्धियां हासिल की है और कोरोना वायरस पर काफ़ी हद तक काबू पाने में कामयाब रहा है। लेकिन दूसरी तरफ जो हम लोग खबरें पढ़ते हैं या कई ऐसे जो रिसर्चर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनकी बातें जब आती हैं तो वो काफ़ी मायूस करने वाली हैं। जैसे कि अभी एक अमेरिका की जानी मानी पत्रिका है बॉस्टन रिव्यू, उसमें एक लेख छपा है, उसका ये हेडिंग ही दिया गया है कि कोरोना वायरस के लिए जो भारत का रिस्पॉन्स है वो एक ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर यानी एक मानवीय विपदा है। तो इन दोनों ही कहानियों के बीच में सच क्या है, यह जानने की कोशिश में आज हम कई एक्सपर्ट्स के साथ बात करेंगे जिनका अलग अलग क्षेत्रों में जिनकी विशेषज्ञता है। हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे सहकर्मी और भोपाल में हमारे चैनल स्वराज एक्सप्रेस के प्रतिनिधि पंकज शुक्ला से। हम उनके पास यह सवाल लेकर चल रहे हैं क्योंकि अभी 2-3 दिन पहले जो मशहूर पत्रिका है, मेडिकल जर्नल है ब्रिटेन का द लांसेट, उसमें एक स्टडी छपी है जिसमें कि भारत के उन राज्यों का एक इंडेक्स दिया गया है जिसके संबंध में कहा गया है कि वहाँ पर कोरोना के हॉट स्पॉट बनने की जो आशंकाएं हैं बहुत मजबूत हैं। और उस इंडेक्स में, उस सूची में जिस स्टेट को, जिस राज्य को सबसे ऊपर रखा गया है वो है मध्य प्रदेश। इसके बाद उसमें बिहार है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश है। तो ये जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं अपने रिसर्च से और ये दुनिया की मशहूर पत्रिकाओं में उनके जो निष्कर्ष छप रहे हैं, क्या वो सच है या क्या वैसी ही स्थिति है, यह जानने के लिए हम पंकज जी के पास चलेंगे। पंकज जी, यह आपने रिसर्च आपने भी गौर किया है इसके ऊपर में, क्या इसमें जो कहा गया है सचमुच मध्य प्रदेश में वैसी ही स्थिति है? देखिए सचिन जी, जो अभी आपसे बात कही है, ये दो तस्वीरें हमारे सामने नजर आती है। जब हम आंकड़ों में देखते हैं, जब सरकार कहती है कि कोरोना से मृत्यु दर कम हो गई है, हमारे यहाँ सुधार की दर बहुत ज्यादा है, और उसके उलट जब हम मैदान में देखते हैं तो स्थितियां दूसरी तस्वीर पेश करती है। लगता है कि न तो उतनी एहतियात बरती जा रही है जनता द्वारा, न अस्पतालों में उतनी सुविधाएं हैं, मास्क को लेकर भी न उतनी जागृति है, न उस तरह से खासकर कोरोना से बचाव के लिए जो उपाय किए जाने चाहिए वो उपाय हो रहे हैं। लांसेट ने जिन मध्य प्रदेश के जिलों की बात कही, चाहे वो सतना की बात हो या और पिछड़े मंडला या उन जिलों की बात हो, वहां पर बड़ी तादाद में व्यक्ति प्रवासी श्रमिक घर पहुंचे हैं। न तो उनकी ठीक तरीके से जांच हुई, न उन्हें प्रॉपर तरीके से क्वारंटाइन किया गया, बल्कि वे समाज में घुल मिल गए और धीरे धीरे कभी 10 कभी 12 ग्रामीण क्षेत्रों से केस सामने आ रहे हैं। यह तो वो स्थिति है कि कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ जब अस्पतालों में जाते हैं तो वहां कोरोना के प्रोटोकॉल का कोई उपाय नहीं, न किसी प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है, न वहां पे पर्याप्त चिकित्सा साधन है, न वहां पे चिकित्सक हैं। तो एक बड़ी भयावह तस्वीर हमको मैदान में दिखती है जो इन वैज्ञानिक अध्ययनों को पुष्ट करती है। सरकार की बात अलग है, सरकार ने जरूर कहा है कि हमने इतना इंतजाम किया, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा मैदान में फिलहाल। जी पंकज जी, तो पंकज जी जो बता रहे हैं वो काफ़ी हद तक जो इस तरह के स्टडी जा रही हैं उसकी वो पुष्टि कर रहे हैं। और अगर ये मध्य प्रदेश की ये हालत है तो जो दूसरे स्टेट्स जिनका उसमें जिक्र है, हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि शायद वहाँ भी वही हाल हो। आखिर ज़मीन पर हालत कैसी है, इसके लिए अब हम बात करेंगे रदेश के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे के पास हम चलेंगे। निखिल जी पिछले कई दशकों से जन संघर्षों से जुड़े हुए रहे हैं और देश भर के जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो ज़मीन पर काम करते हैं ग्रास रूट पर, उनसे उनका संपर्क रहता है। उनके पास एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस रहता है कि ज़मीन पर आखिर हो क्या रहा है। हमने यहाँ ग्रास रूट शब्द जानबूझकर यूज किया है क्योंकि अभी इसी शुक्रवार को 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ की द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। उसमें उन्होंने कहा कि ये जो कोरोना से इन्फेक्टेड लोग हैं उनके बीच में भारत बेस्ट रिकवरी रेट हासिल करने में कामयाब रहा है। और ऐसा वो इसलिए कर पाया कि जो
ग्रास रूट पर हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है वो उसने मजबूती से काम किया है और हमने जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है उसको एक जन आंदोलन में तब्दील कर दिया है। तो निखिल जी, हम लोग बड़े कन्फ्यूज्ड हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी का ये कहना है, रोज सरकार से जो हम लोग आंकड़े देखते हैं उस वो है, दूसरी तरफ अभी पंकज जो बता रहे थे या जो लांसेट जैसी पत्रिकाएं और ऐसी अनेक बोस्टन रिव्यू और इस तरह की चीज़ों में जो चीज़ क्या है ये जो को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है शायद आप। मेरा तो माइक चालू है। जी जी, अब जी निखिल जी बोले। हाँ, तो पहली बात ये स्पष्ट है कि प्रधान कह रहे निखिल जी की आवाज़ में कुछ दिक्कत है। जब तक निखिल जी की ये टेक्निकल दिक्कत है इसको एड्रेस किया जाता है तब तक हम चलेंगे डॉक्टर हरजीत सिंह भट्टी के पास। डॉक्टर भट्टी प्रोग्रेसिव मेडिकोज एंड साइंटिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष हैं। एम्स के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के RDA रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन के वो अध्यक्ष रह चुके हैं और ज़मीन पर जो ऐसे डॉक्टर्स जो जाकर एक सामाजिक चेतना के साथ सक्रिय होते हैं वैसे लोगों में हैं, उसकी एक ये मिसाल हैं। हरजीत, मैं आपके सामने आपसे सवाल पूछने के पहले मैं 2-3 जो डेटा है मैं रखना चाहूँगा जो हम लोग रोज़ मीडिया में पढ़ते हैं। जैसे भारत में पर मिलियन जो इन्फेक्टेड लोग हैं वो दुनिया के बाकी देशों से कम है, जो हर 10 लाख पर जितने लोग हमारे यहाँ इन्फेक्टेड हैं। भारत में जो रिकवरी रेट है वो 63% से भी ज़्यादा है और जो कि बहुत एक हेल्दी रिकवरी रेट है। जो मोर्टेलिटी रेट है वो तो अब 2.5% से भी कम हो गया, जबकि अमेरिका में भी 3.4 या 3.5 के आसपास है। तो ये तो आंकड़े ये बताते हैं कि कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई काफ़ी सफल है। आप क्या कहेंगे इस पर? जी सर, ये आंकड़े जो आप अभी बता रहे हैं ये हमारे देश के क्लास स्ट्रक्चर को भी बताते हैं। पहली बात तो आप ये बताइए कि क्या जो टेस्टिंग है क्या वो हर किसी को उपलब्ध है? वो हर किसी को उपलब्ध नहीं है। टेस्टिंग फ्री तो है नहीं, उसके पीछे एक कॉस्ट है। कॉस्ट कितनी है? 4,500 रुपए तो प्राइवेट में लगते हैं और ऊपर से अगर PPE और सबकी कॉस्ट मिला दो तो टेस्ट कराने में ही 5 से 10,000 रुपए लग जाते हैं। अब ये टेस्ट जो है ये एक जो समृद्ध परिवार के लोग हैं सिर्फ वो ही कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कहना कि 10 लाख के पीछे हमारा इन्फेक्शन रेट कम है, ये बिल्कुल गलत है। पहली चीज, हमने टेस्टिंग इजीली अवेलेबल कराई नहीं है, हमने फ्री कराई नहीं है, तो जब कोई टेस्ट होंगे ही नहीं तो ऑब्वियसली वो 10 लाख में कम ही दिखेंगे। दूसरी चीज, अगर आप कहें कि रिकवरी रेट अच्छा है, देखिए पहली बात तो रिकवरी रेट को बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट करके दिखाना अपने आप में ही साइंस को छुपाना है, तथ्यों को छुपाना है। क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कोरोना में जहां तो आप इन्फेक्शन को प्रिवेंट कीजिए, वो पहली चीज है। इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करेंगे? ज्यादा से ज्यादा लोगों को टेस्ट कीजिए, उनको आइसोलेट कीजिए ताकि वो दूसरे को इन्फेक्ट ना कर सकें। ये पहली स्ट्रेटेजी है। उसके बाद अगर एक बार इन्फेक्शन हो गया उसके बाद ट्रीटमेंट होती है। जब ट्रीटमेंट की बात आती है उसके साथ साथ फिर इंसान की अपनी इम्यूनिटी, उसका अपना न्यूट्रिशन, उसकी अपनी वेलबींग जो है, कोमॉर्बिड इलनेसेस वो डिसाइड करती हैं कि उस इन्फेक्शन जो है उसके ऊपर कितना घातक सिद्ध होगा। अब यहाँ पे फिर वही बात आती है कि एक प्रिविलेज्ड क्लास ही है जो टेस्ट करवा पा रही है, वो प्रिविलेज क्लास ही है जो हॉस्पिटल में एडमिट हो पा रही है, वो प्रिविलेज क्लास ही है जिसका रिकवरी रेट हमारे सामने आ रहा है। तो जो ऑलरेडी न्यूट्रिशन जिनका अच्छा है, जिनको अच्छे से सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो उनके अंदर रिकवरी भी बेटर होने के चांसेस हैं। लेकिन उसमें ये तो वायरस की बात है कि वायरस हमारे देश में 2.5 से 3% मोर्टेलिटी कर रहा है। बात तो हमारे सामने ये है कि इसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट क्या है। मैं गवर्नमेंट पे आता हूँ हरजीत। मैं जो सरकार की तरफ से हम लोगों को चीज़ें मिली हैं, जैसे अब ये कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ जो 1% से भी कम लोगों को वेंटिलेटर की ज़रूरत है, उतना वेंटिलेटर हमारे यहाँ अवेलेबल है।
2% से कम लोगों को आईसीयू की ज़रूरत है, आईसीयू बेड की, वो भी हमारे यहाँ अवेलेबल है। जो पीपीई किट आप लोग यूज करते हैं डॉक्टर्स या जो हेल्थ के लिए जो लोग काम करते हैं एम्प्लॉइज, वो अब उसकी कोई कमी नहीं है। मास्क की कोई कमी नहीं है, सैनिटाइजर की तो खैर कोई कमी नहीं है। तो कुल मिलाकर सरकार ये कह रही है कि देश में दुरुस्त व्यवस्था कर दी गई है। व्यवस्था दुरुस्त है, लेकिन अगर वो दुरुस्त व्यवस्था की आप बात करते हैं, वो दुरुस्त व्यवस्था लोगों तक कैसे पहुंचे, उसे उपलब्ध कराना भी तो एक सरकार की जिम्मेदारी है। अगर आप उसको, आज भी आप देखिए कितने सारे लोग हैं जिनकी सड़कों पे डेथ हो रही है, जिनको एडमिशन नहीं मिल रहा है। एक तरफ आप डाटा देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि भाई हॉस्पिटल के जो है ज्यादातर बेड्स खाली हैं, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि लोगों की सड़कों पर डेथ हो रही है, उनको अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा रहा। तो आखिर उनको हॉस्पिटल्स में भर्ती क्यों नहीं किया जा रहा? अगर आप एक पीपी, अगर आप 2 लाख पीपी लेके रख लें, उसके बाद आप उसे यूटिलाइज ना करें, तो वो अवेलेबल तो रिसोर्सेज रहेंगी, लेकिन जब आप लोगों को, अगर आप लोगों को उसमें एडमिट ही नहीं करेंगे, तो फिर आप उनको ट्रीट कैसे करेंगे? अब यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपने अभी भी जो ट्रीटमेंट है, जो टेस्टिंग है, जो आइसोलेशन फैसिलिटीज हैं, जो क्वारंटीन फैसिलिटीज हैं, उनको अभी भी एक प्रिविलेज की तरह क्यों दिया जा रहा है? अभी भी वो सबको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल क्यों नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल है। जब वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होंगी, हर किसी को एक्सेसिबल होंगी, फिर हम उसे अच्छे से असेस कर सकते हैं कि क्या हमारे पास सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अजीत, आपसे मैं एक चीज़, जो प्राइम मिनिस्टर ने अभी जो यूएन के इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को संबोधित करते हुए ये कहा कि हमारा जो ग्रास रूट हेल्थ केयर सिस्टम है वो काफ़ी दुरुस्त है और उसकी वजह से ही हम लोग हाई रिकवरी रेट को हासिल कर सके हैं। अगर प्रधानमंत्री जी के इस कथन पर हम आपकी टिप्पणी चाहें एक विशेषज्ञ के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, तो आप क्या कहेंगे? क्या सचमुच ज़मीन पे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही बेहतरीन स्थिति में है? सर, अगर हमारा ग्रास रूट लेवल पे हेल्थ केयर सिस्टम बेहतर होता तो हमारा रिकवरी रेट नहीं, हमारा इन्फेक्शन रेट कम होता। हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट कर सकते थे। रिकवरी रेट जो है वो डिपेंड करता है कि कितने लोगों को अच्छे से इलाज मिला और वो इलाज मिलने से वो बेहतर हुए। और अभी तक जो बेहतर रिकवरी करने का जो मिला है, जो पॉजिटिव आउटकम मिली है, सिर्फ एक दवाई से मिली है, डेक्सामेथासोन से, जो ड्यूरेशन ऑफ स्टे हॉस्पिटल में कम करती है। और उसके अलावा बाकी एंटीवायरल्स हैं जो हम देख रहे हैं कि इतनी कॉस्टली हैं कि 40-40, 50-50 हजार रुपए में उसकी 5-5 वाइल आ रही हैं, जो कि आम लोगों के बस के बाहर हैं। तो ये बात जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि रिकवरी रेट ग्रास रूट लेवल हेल्थ केयर वर्कर्स की वजह से कम है, ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। क्योंकि अगर ग्रास रूट लेवल पे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रांग होता तो हम ऑलरेडी इन्फेक्शन बहुत कम होते, हम 1 मिलियन को भी पार ना कर भी होते। ठीक है हरजीत, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण अपना समय निकाला हमारे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम निखिल डे के पास चलेंगे। निखिल जी, आपसे जो बात हो रही थी वही बात कि क्या सचमुच हम लोग काफ़ी बेहतर स्थिति में हैं कोरोना से फाइट में, कोरोना से जो संघर्ष है, क्या सचमुच ये जो लड़ाई है एक ऐसा जन आंदोलन बन गया है जो सरकार और जनता साथ साथ मिलकर लड़ रही है और उसमें लगातार उपलब्धियां हासिल कर रही है? जन आंदोलन से और कितना दूर हो सकता है यही समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यदि हम देखें तो जन आंदोलन में लोगों को साथ लेके चलना चाहिए। शुरू करें लॉकडाउन से, 48 घंटे भी नहीं नोटिस मिला, 4 घंटे का नोटिस देके और लॉकडाउन चालू कराया गया। 48 घंटे के अंदर सारी गाड़ियां बंद कर दी गई, लोग बिल्कुल अलग हो गए। कोरोना से लड़ना दूर, अपने जान बचाने के लिए लोग अपने घर चलने लग गए। अब उनकी अर्थव्यवस्था हर तरफ से ठप हो गई है। भट्टी साहब ने हमें बता दिया है कि स्वास्थ्य में, जब ये हम कह रहे हैं कि हमारे स्वास्थ्य की व्यवस्था बहुत अच्छी है, कोरोना से पहले ही बहुत खराब थी। और कोरोना एक मौका था जब हम कह सकते थे कि इसको एक पब्लिक हेल्थ सिस्टम ढंग का हम बनाएंगे और लोगों को मुफ्त में गारंटीड इलाज कम से कम कोरोना का देंगे। आप देख रहे हैं हर शहर में बड़े बड़े लोग ही भटक रहे हैं एक अस्पताल से दूसरे और उनको एडमिशन नहीं मिल रहे हैं। गरीब लोगों को कहाँ खाट मिल पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आपने ये गांव में अब तक फैला नहीं है, फैलने लग जाए और फैलेगा, क्योंकि ये हमें मालूम है। फिर हम रिकवरी रेट की बात देख सकते हैं। जी निखिल जी, आपने ये कहा कि जो गरीब लोग हैं वो अलग थलग हो गए लॉकडाउन लागू करने पर,
तो प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों के लिए ही 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है और इसका जिक्र भी उन्होंने किया। और उन्होंने कहा कि इसमें सबसे पहली जो प्रायोरिटी दी गई है कि वो हर गरीब के घर तक मदद पहुंचाने को दी गई है। तो ये उसमें गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जो चीज़ें फैसिलिटीज़ दी गई हैं, अनाज दिया गया है, गैस दी गई है, गैस के सिलेंडर दिए गए हैं, तो ये सब तो हुआ है ना। तो ये तो जो सरकार ने घोषणा भी की है और ज़मीन पे उतारा भी गया है। सत्येंद्र जी, यदि वो 20 लाख करोड़ वाकई में लोगों तक आता और लोगों के लिए होता तो बिल्कुल एक फर्क पड़ता, लेकिन सच्चाई ये है कि वो 20 लाख करोड़ में से लगभग 1 लाख करोड़ है कि कुछ एलोकेशन जो गरीबों तक पहुंचने के लिए एक अतिरिक्त एलोकेशन हुआ, उसमें 40,000 करोड़ तो नरेगा का हुआ है। और आप देख सकते हैं कि नरेगा से कितने लोग जा रहे हैं नरेगा लेने के लिए, और अब एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी कि वो पैसे भी खत्म हो जाएंगे और लोगों के 100 दिन भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि और कई जगह बिहार जैसी जगह में नरेगा भी लोगों को नहीं उपलब्ध हो रहा है, जबकि वहीं से सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर आए थे। कह रहे हैं बारिश हो गई और चीज़ें हो गई। अनाज का जहाँ तक सवाल है तो ज़रूर 5 किलो अतिरिक्त अनाज दिया है उन लोगों को जिनको पहले से मिलता था, लेकिन ना ही हमने यूनिवर्सलाइज किया। और इस समय सारे एक जिनको हम तथाकथित मध्यम वर्ग कहते थे या कहते थे कि इनको रोजगार मिल रहा है और इसलिए अनाज की दिक्कत नहीं है, आज वो अनाज की भयंकर दिक्कत है और हमारे पास अनाज पड़ा है और हम वो नहीं दे रहे हैं, वो तक नहीं दे रहे हैं। तो यदि हम कह रहे हैं कि हम जनता को साथ ले जा रहे हैं, सशक्त कर रहे हैं, उनको एक तरीके से एक सिक्योरिटी की भावना दे रहे हैं कि अब आप और हम मिलके कोरोना से लड़े, आज वो भटक रहे हैं हर जगह अपनी जिंदगी बचाने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, अपने परिवार के खाना देने के लिए। और ये तो जो आप है हमारे पास देश के पास अनाज, वो ही हम नहीं दे रहे हैं। नहीं, आप आने वाले दिनों को कैसे देख रहे हैं? क्या मतलब जो एक तो ये ठीक है कि जो कोरोना पीड़ित हैं उसकी संख्या तो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और वो अभी जो एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि अभी सितंबर तक शायद और या उसके भी आगे जाने के बाद वो पिक होगा, सबसे अपनी ज़्यादा वो संख्या पे पहुँचेंगे वो। लेकिन जो ज़मीनी हालात हैं, क्या आपको लगता है कि उसमें जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसकी स्थिति आने वाले दिनों में कुछ सुधरेगी या उसके सामने कुछ और चुनौतियां आएंगी? आपको कैसा लगता है? सत्येंद्र जी, आपने एक शब्द काम में लिया, कोरोना पीड़ित। कोरोना पीड़ित केवल वो नहीं है जिसके अंदर कोरोना का संक्रमण आ गया। आज कोरोना पीड़ित ये देश है, क्योंकि ये जो लॉकडाउन ने किया वो पूरे अर्थव्यवस्था को ठप किया। जो लोग रोजगार में थे उनका रोजगार चले गया। लॉकडाउन इतनी बुरी तरीके से, इतना बुरा एक पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हुआ। लॉकडाउन होता है तो लोगों को साथ में लेके चलते हैं, और लॉकडाउन होता है तो लॉकडाउन होता है कि उनके फायदा होगा लोगों को। लोग तो और एक दूसरे के पास उनको रहने के लिए मजबूरी हुई, वो उनको कोरोना का संक्रमण हुआ, वो लेके गांव में आए, गांव में उनके साथ भेदभाव तो हुआ आप है, क्या गांव में उनके पास खाने के लिए नहीं है। और आज की तारीख में पूरे के पूरा समाज, पूरा का पूरा अर्थव्यवस्था प्रभावित है कोरोना से। तो आप ये कह रहे हैं कि जो बोस्टन रिव्यू ने जो हेडिंग दिया है कि ये जो इंडियाज रिस्पॉन्स टू कोविड-19 पैंडेमिक इज अ ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर, आप लगभग इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सत्येंद्र जी, आप और हमने टीवी पर नहीं देखा और खुद नहीं आंखों से देखा कितने लोग चल रहे थे, बच्चों को गोद में लेके जा रहे थे। वो देश का सबसे बड़ा ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर नहीं था तो क्या है? और आज भी वो लोग अपने गांव में चले गए, हमारे टीवी स्क्रीन्स में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन उनके सामने एक बहुत बड़ा अंधकार दिख रहा है। उनको ना रोजगार उन शहरों में है, ना गांव में है, ना उनका घर चलने के लिए रास्ता है। निखिल जी, समय का थोड़ा अभाव है, इसलिए आपने बहुत ही बेशकीमती अपना समय दिया और आपने अपना पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम एक बार फिर से रुख करेंगे अपने साथी पंकज शुक्ला जी का। पंकज जी, आपने सारी बहस सुनी, दोनों जो डॉक्टर साहब ने कहा, निखिल डे ने कहा, इस पर एक आपकी अपनी क्या राय बनती है? अगर एक हम कहें समराइज करते हुए आप अपनी एक फाइनल कमेंट आप दें। हमने पहले बात की थी किस तरह कोरोना हमारे समाज में, हमारे गांव तक पहुंच गया है। अंत में यह चिंता करने की जरूरत है कि कैसे हम कोरोना पॉजिटिव जो लोग हो गए या होने वाले हैं उनकी सुरक्षा और संरक्षा करें। आज की स्थिति यह है कि पूरा मध्य प्रदेश का एक उदाहरण है जहाँ पे गांव से लेकर शहर तक पूरा कोरोना ट्रीटमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल पर निर्भर है। प्राइवेट हॉस्पिटल कितने महंगे हैं ये हमें पता है। सरकारी तंत्र पर किसी को भरोसा नहीं है क्योंकि सरकार के पास डॉक्टर्स नहीं है, स्टाफ नहीं है।
और जो स्टाफ काम कर रहा है उनको वेतन देने के लिए पैसा भी नहीं है। तो एक तरफ चरमराया हुआ सरकारी तंत्र है, दूसरी तरफ महंगा प्राइवेट तंत्र है और बीच में जनता पीस रही है कोरोना संक्रमण के कारण। यह आज का परिदृश्य है जिससे समाज को भी निपटना है, सरकार को भी निपटना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, आपने अपना समय दिया। तो आज हम लोगों ने जूम इन में ये समझने की कोशिश की कि जो कोरोना महामारी आई है इससे लड़ाई में भारत कितना कामयाब है, या वो एक तरह से जो कामयाबी की बातें जो कि भले एक तरफ कही जाती हों उसके पक्ष में अपने कुछ आंकड़े हों, लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यह है कि हम लोग वैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाए हैं और भारत एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का सामना कर रहा है। तो आज जूम इन में इतना ही। जूम इन के अगले अंक में हम फिर एक ऐसे ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर आएंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही। नमस्कार।